हमें याद रखना चाहिए कि आज की गई मेहनत हमारी उस आंतरिक शक्ति को मजबूत बना रही है जिसकी आवश्यकता हमें कल पड़ेगी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर फहराया तिरंगा। परेड में भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का हुआ शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आज शाम वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। युवा शक्ति विकसित भारत की थीम पर है एनसीसी की रैली। प्रधानमंत्री एनसीसी की विविध गतिविधियों की भी करेंगे समीक्षा। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में आज से होगा लागू। उत्तराखंड बना स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जहां ये कानून होगा प्रभावी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम 1 के 5वें बैच के प्रशिक्षुओं से करेंगे बातचीत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज व्यापारी सम्मान समारोह में लेंगे हिस्सा। पद्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने के लिए 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 23 महिलाओं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत विजेताओं को मिलेगा सम्मान। जानी मानी दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा, पहले सिख सीजेआई जगदीश सिंह खेहर और जापान के व्यवसायी ओसामू सुजुकी समेत 3 को मरणोपरांत पद्म विभूषण। भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कल इस अवसर पर कई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 21 तोपों की सलामी के बाद परेड शुरू हुई। इस बार के गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि बने। इंडोनेशिया के जवान भी इस परेड में शामिल हुए। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया, 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं इस अवसर पर। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस वृहद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। परंपरा के मुताबिक दोनों भारत के राष्ट्रपति और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट राष्ट्रपति के अंगरक्षक द्वारा कर्तव्य पथ तक ले जाया गया। 40 वर्षों से बंद परंपरा को पुनर्जीवित किया गया और राष्ट्रपति पारंपरिक बग्गी में सवार होकर समारोह स्थल पर पहुंची। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर ध्यान केंद्रित किया गया और जन भागीदारी पर जोर दिया गया। इस उत्सव में भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, समानता, विकास और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक मंत्रालय के 300 कलाकारों के साथ वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली गई। कलाकारों द्वारा शहनाई, नादस्वरम, मशक बीन, बांसुरी, शंख और ढोल जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की मदद से सारे जहां से अच्छा धुन बजाई गई। समारोह में वैश्विक स्पर्श को जोड़ते हुए वैश्विकता को जोड़ते हुए 152 सदस्यों वाली इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों की मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यों वाली इंडोनेशिया की सैन्य टुकड़ी ने
76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख भी उपस्थित रहे। अकादमी का सैन्य बैंड भी परेड में सम्मिलित हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। विभिन्न देशों के राजनेताओं ने रविवार को भारत को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद भी जाहिर की। वहीं विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे प्रवासी भारतीयों ने विभिन्न समारोह में हिस्सा लिया।
75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एट होम रिसेप्शन होस्ट किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में साउथ इंडिया की धूम रही, फिर चाहे वो साउथ इंडियन डिश हो या फिर कल्चरल प्रोग्राम। एट होम रिसेप्शन में आने वाले अतिथियों को खूब आनंदित किया। दक्षिण भारत के व्यंजन, वस्त्र और कला को यहाँ पर प्रमुखता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष रैली का मुख्य विषय युवा शक्ति विकसित भारत है। आयोजन में 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसमें राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाएगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 कैडेट भी हिस्सा लेंगे। इस रैली में मेरा युवा भारत, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के देश भर से 650 से अधिक स्वयंसेवक विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम 1 के 5वें बैच के प्रशिक्षुओं से बातचीत करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह 11:30 बजे उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम 1 के 5वें बैच के प्रशिक्षुओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति प्रशिक्षुओं को संबोधित भी करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक व्यापारी सम्मान समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शाम तकरीबन 4 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यापारी सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज करीब 7.5 घंटे महाकुंभ नगर में रहने वाले हैं। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह संगम स्नान और पूजन के साथ अक्षय वट एवं बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वो सभी शंकराचार्यों से मिलने वाले हैं। इसके अलावा शरणानंद जी महाराज, गोविंद गिरी जी महाराज और अन्य बड़े संतों से वो भेंट करेंगे। जगन्नाथ ट्रस्ट शिविर में संतों के संग वो भोजन करेंगे। शाम को करीब 6:50 पर वो बमरौली एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री 2 दिवसीय चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अपने चीनी समकक्ष के साथ सीमा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संबंध कैसे उत्पन्न किए जाएं, इससे जुड़े विषयों पर बातचीत करेंगे। विक्रम मिस्त्री ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख
लियू जियानचाओ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों के सुधार के साथ कई और मुद्दों पर बातचीत हुई। 1.5 महीने से भी कम समय में भारत की ओर से चीन की ये दूसरी उच्च स्तरीय यात्रा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बीजिंग यात्रा से भारत चीन संबंध और बेहतर होने की उम्मीद है। दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने और विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक तंत्र को पुनः बहाल कर रहे हैं। बैठक दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। उत्तराखंड में बहुचर्चित कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही ये भारत का पहला राज्य होगा जहां ये कानून आज़ादी के बाद प्रभावी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को घोषणा की कि समान नागरिक संहिता एक सौहार्दपूर्ण भारत की नींव रखेगा, जहां जात, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों में तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय गणतंत्र आज दुनिया में मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लागू होते ही बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। यूसीसी के लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर ग्राम सभा लेवल पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के जरिए करते हैं। सूबे में बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान होगी, यानी कि लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष होगी। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएंगी। वहीं उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य होगा। वहीं अगर कपल 18 से 21 साल के हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने माता पिता का सहमति पत्र भी संलग्न करना होगा। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह ही अधिकार मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम कानून से शेड्यूल ट्राइब को पूर्ण रूप से बाहर रखा गया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति और परंपराओं से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। पिछले कुछ समय में इसरो ने कई नए इतिहास रचे हैं। इस बीच इसरो 29 जनवरी को फिर से एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 मिशन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो का ये 100वां मिशन होगा। रॉकेट GSLV F-15 का उपग्रह NVS-02 के साथ एकीकरण पूरा हो गया है। GSLV F-15 NVS-02 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा और प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है।
7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। दिवंगत संगीतकार शारदा सिन्हा, पंकज उदास, तमिल सुपरस्टार अजित कुमार, दिग्गज फिल्म निर्माता शेखर कपूर और गायक अरिजीत सिंह उन 139 नामचीन हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें इस साल 2025 में पद्म अवार्ड दिया जाएगा। पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश, पंकज उदास और सुशील मोदी समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। इसके अलावा राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भट्टला समेत 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं। इनमें 10 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, मनोहर जोशी, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय, गजल गायक पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।